नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन कुमार और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय मैथमेटिक्स जो क्लास 11th का है, वर्ग 11वां है। उसका अध्याय संख्या 11 जिस चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शंस। तो इसमें हम लोग ने भाग संख्या 1 से लेकर 11 तक सीख लिया है। आज जो हम लोग बाबू सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं भाग संख्या 12, जिसमें आपको हम याद दिला दें जैसा कि हमने पिछले भाग में सीखा था। सबसे पहले तो हमने दीर्घवृत्त के बारे में जाना था कि क्या होता है, उसका क्या परिभाषा है। उसके बाद अर्ध दीर्घ अक्ष, उसके बाद अर्ध लघु अक्ष, उसके बाद दीर्घवृत्त के केंद्र देखा था और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी के बीच का जो संबंध होता है उसको हमने देखा था। उसके बाद कुछ दीर्घवृत्त की विशेष स्थिति देखी थी कि जब b बराबर 0 हो जाए तब क्या होगा और जब f1 बराबर f2 हो जाए तो क्या होगा उस स्थिति में। और उसके बाद हमने उत्केंद्रता पर भी ध्यान दिया था। तो आज का जो सेशन होने वाला है काफ़ी शानदार होगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। केवल देखेंगे ही नहीं, डिराइव भी करेंगे, इसको व्युत्पन्न भी करेंगे कि कैसे होता है। इतना ही होता है तो भैया इतना ही क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नाभिलंब जीवा अर्थात लैटस रेक्टम। तो आप मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और नोट्स फटाफट बनाते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो आपको एक बार हम रिकैप करवा दें कि आपको एजम्पशंस मानने में दिक्कत नहीं होंगे। तो देखो हमें यहाँ क्या करना है, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। देखो दो प्रकार के इसमें आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेंगे। एक पहला इक्वेशन ए है और एक दूसरा इक्वेशन ए है। तो ए इस केस के लिए है और ए इस केस के लिए है। कौन कौन केस है इसको हम अभी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए एक दीर्घवृत्त का समीकरण सरलतम होता है, मतलब ईजी होता है। कब भैया जी, जब दीर्घवृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, अर्थात ये जो सी दिख रहा है ना, ओ दिख रहा है, ये क्या हो, मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन पर हो, और नाभियाँ या तो एक्स अक्ष पर हो या वाई अक्ष पर हो, ठीक है। तो तब क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। हम लोग को यहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इसी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसमें जो हमारा केंद्र मिलेगा वो मूल बिंदु मिलेगा और जो नाभि मिलेगी या तो एक्स अक्ष पर होगा नहीं तो वाई अक्ष पर होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर नाभि है यहाँ पे, ये जो नाभि आपको ये पॉइंट दिख रहा है, एक का निर्देशांक है c,0 और एक का निर्देशांक है -c,0 और ये जो केंद्र है इसका निर्देशांक कितना होगा। अगर मूल बिंदु पर है तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है बाबू, 0,0। तो ये मूल बिंदु हो गया 0,0। तो अगर एक्स अक्ष पर नाभि, ये दोनों नाभियाँ अगर एक्स अक्ष पर है, ये वाला हमारा तो एक्स अक्ष है, तो इस केस में जो हमारा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, x² बटा a² और जोड़ y² बटा b² बराबर 1, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा ये जो a है, ये क्या है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियां होती थी वो कितनी होती थी बाबू, ए से बी तक की जो दूरी होती थी वो कितनी होती थी, 2a। अर्थात ओ से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है, a। अर्थात ये जो दीर्घ अक्ष जो बनाता था उसका आधा है, अर्थात अर्ध दीर्घ अक्ष है a, ठीक है। और जो b होता था यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये b है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो b किसको मानकर चल रहे हैं, तो b हम मानकर चल रहे हैं किसको, जो लघु अक्ष बनाता था, अर्थात लघु अक्ष। तो ये अर्ध लघु अक्ष है b। पूरा लघु अक्ष तो होता था 2b, लेकिन आधा है तो क्या लेंगे, b लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही बात इसमें लिखा गया है इस वाले केस के लिए। दूसरा केस में ये है, देखो इसमें भी इस केस में बड़ा सा कौन हो जाएगा, ई वाला होगा बड़ा, दीर्घ अक्ष यही ना होगा। तो इसमें जो दीर्घ अक्ष होगा उसको हमेशा ए मानेंगे और जो लघु अक्ष होगा ना उसको बी मानेंगे, ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ए मान लिए, ई हो ए मान लिए, तो इसका निर्देशांक हो गया 0,a और इसका निर्देशांक हो गया 0,-a, ठीक है। और जो लघु अक्ष था उसको हम इधर b मान लिए, इधर भी b मान लिए, तो ये हो गया -b,0 और ये हो गया b,0। इस सेंटर हमारा 0,0, ये हमारा दोनों नाभि हो गया। इस केस में जो ये नाभि है कहाँ है, y अक्ष पर स्थित है, ठीक है।
तो इसमें जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और जोड़ वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1। आया समझ में। अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं और कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। अब हम आकृति 11.26 के ए में दर्शाया गया दीर्घवृत्त जिसकी नाभियाँ एक अक्ष पर स्थित है। अब देखो ये हम एक अब सिचुएशन ले लिए जो दिखाया गया है 11 ये वाला जो फिगर है इस पर, तो इसमें जो नाभि है कहाँ है, एक अक्ष पर है। ये F1 F2 कहाँ है, एक अक्ष पर स्थित है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, समीकरण डिराइव करेंगे, कुछ एग्जाम्पल मान लेंगे और कुछ चीज़ों को मानकर हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लिया कि F1 और F2 नाभियाँ हैं, ये हमने मान लिया, ये F1 और F2 क्या है, नाभि हैं। और रेखाखंड F1 F2 का मध्य बिंदु O है, अर्थात F1 और F2 का जो मिडिल पॉइंट है वो क्या है, O है, और O जो है मूल बिंदु है। और मान लीजिए O मूल बिंदु है और O से F2 की ओर धनात्मक x अक्ष। अब देखो O से इधर बढ़ेंगे F2 के तरफ तो क्या होगा, धनात्मक x अक्ष, और O से F1 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक x अक्ष, ठीक है। और हम ये भी मान कर लेते हैं कि O से x अक्ष पर लंब रेखा y अक्ष है, मैंने ये वाला क्या है, ये 90 डिग्री है, लंब है। अब देखिए F1 के निर्देशांक -c,0 तथा F2 का निर्देशांक क्या हो जाएगा, c,0 मान लेते हैं, क्योंकि ये धनात्मक है तो c प्लस होगा, नहीं ऋणात्मक है तो क्या होगा, ये c माइनस होगा। तो ये -c,0 मान लिए, c,0 मान लिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि दीर्घवृत्त पर कोई एक पॉइंट क्या है, P है, जिसका निर्देशांक हमें दिया हुआ है x, y। इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका निर्देशांक क्या है, x, y है, ठीक है। तो अब देखिए तो इस प्रकार है कि P से दोनों नाभियों की जो दूरियों का योग है वो कितना है, 2a है। अर्थात कुछ हम देखें PF1 जोड़ PF2 वो कितना मानकर हम चल रहे हैं, 2a मानकर चल रहे हैं। अर्थात P से F1 ई वाला दूरी और ई दूरी कितना हम मानकर चल रहे हैं, 2a मानकर चल रहे हैं, ठीक है। इतना हमने क्या किया, मान लिया। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, दूरी सूत्र तो लगा ही सकते हैं। तो दूरी सूत्र हमने लगा दिया किसके किसके बीच, ये PF1 और PF2। तो ई वाला एक वो हम मान लिए x, y, और एक हमने मान लिया -c,0। और हमने क्या कर लिया, ये मान लो ए पॉइंट है, ई पॉइंट बी है। तो यहाँ से तो हमने दूरी सूत्र पढ़ा था बहुत पहले ही, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, PF1। सेम वैसे ही दो पॉइंट हमें दिया गया है, दो पॉइंट का निर्देशांक, तो यहाँ से हम PF2 निकाल लेंगे और बराबर दिखा देंगे 2a के। तो ई करेंगे तो इतना आएगा और ई करेंगे तो इतना, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2a। अब देखो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को इधर रखते हैं और इधर वाले को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, भेज दिए। अब दोनों पक्षों का क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर वाला एक टर्म में है, तो एक टर्म में है तो सीधा स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म, तो ये बच जाएगा x + c का होल स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। अब देखो ये दो टर्म में है, अर्थात a - b के होल स्क्वायर पर इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ये वाला a मान लेंगे पूरा और ये पूरा को b मान लेंगे। तो इसको करेंगे तो a स्क्वायर अर्थात 4a स्क्वायर -2ab माइनस माइनस गुना करेंगे तो 2 दूनी 4a इंटू है इतना, और जोड़ b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर मतलब है का स्क्वायर, इतना जो दिया हुआ है कर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट जो है खत्म हो जाएगा, अर्थात इतना ही बच जाएगा। अब इसको अगर हम सरल करें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। काट देंगे, इधर y स्क्वायर है, इधर y स्क्वायर है, कट गया। और आगे इसको भी हम हल करें, इसको भी हल करें तो कटेगा, तो ये फाइनल सरल करने पर इतना मिलेगा। तो ये हमने देख लिया। अब देखो एक बार अगर हम फिर से और स्क्वायर कर दें तो हमें a मिलेगा, ठीक है। अब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। आप याद कीजिए इसके पीछे वाले क्लास भाग में हमने एक रिलेशन ही पढ़ा था कि c स्क्वायर होता है वह बराबर होता है a स्क्वायर घटाव b स्क्वायर के। तो उस इक्वेशन से हम क्या किए, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिए, a स्क्वायर घटाव c स्क्वायर का हम वैल्यू रख दिए, तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर। तो ये बन गया x स्क्वायर बटा a स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। अतः दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु अगर x, y है, क्या है x, y
तो कोई भी बिंदु है तो इस वाले जो इक्वेशन है इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका विलोम मानकर चेक करते हैं कि भैया वाकई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं विलोम तो उल्टा कि पी एक्स वाई समीकरण 2 को संतुष्ट करता है। अगर कोई पॉइंट होगा तो इसको संतुष्ट करेगा, ये जो इक्वेशन 2 लिखा हुआ है इसको संतुष्ट करेगा। ठीक, तो हम मानकर चलते हैं एक पॉइंट एक्स वाई है, जो पी है उसी जो हम पॉइंट मानकर डिराइव किए थे इसको, तो हम उसी पॉइंट को मानकर चल रहे हैं कि ये हम देखते हैं कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अगर हम करेंगे तो ई वाला इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से वाई स्क्वायर, इस इक्वेशन को भी आगे लिखा गया है थोड़ा सा बदल कर, कैसे लिखा गया है बताते हैं। तो ई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर कर सकते हैं इसको -1 बराबर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर को केवल रखना है तो इधर बी स्क्वायर को गुना कर देंगे, तो इधर ई कर इधर बी स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो यहीं वाई स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू इतना। ठीक है, अब देखिए PF1 अभी हमने दूरी सूत्र से निकाला था, आया था इतना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर का वैल्यू अब ई पुट कर दिए यहाँ पर, इसको जब हम आगे हल किए उसमें हम ई पुट कर दिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो इसके पिछले वाले भाग में हमने ड्राइव किया था। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो ए हमारा आ गया, और इसी प्रकार हम PF2 भी निकाल लेंगे। PF1 तो ये हमारा आ गया ए प्लस सी बटा ए इंटू एक्स, अब PF2 भी इसी तरह आ जाएगा तो वो आएगा ए माइनस सी बटा ए एक्स। अब देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें मिला दें तो क्या हो जाएगा, PF1 जोड़ PF2, तो हम शुरू में ही मान कर चले थे, तो ये देखो ये वाला पार्ट से ये पार्ट कट गया, तो ए जोड़ ए क्या आ गया, 2a आ गया। और हम यही मान कर चले थे कि जो PF1 और PF2 है वो कितना है, 2a है, अर्थात ये क्या हो गया, सही हो गया। तो ये संतुष्ट कर गया, इसका मतलब सही है। तो इसीलिए कोई बिंदु जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 को संतुष्ट करता है, वह ज्यामितीय अनुबंधों को भी संतुष्ट करता है। इसीलिए पी एक्स कोमा वाई दीर्घ वृत्त पर ही स्थित है। ठीक है, इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमने सिद्ध किया कि एक दीर्घ वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु और दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश हो तो उसका जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो नाभिलंब की जीवक हमें देखना है, लेटस रेक्टम, तो इसका परिभाषा क्या होता है, परिभाषा 6। तो दीर्घ वृत्त की नाभियों से जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु दीर्घ वृत्त पर हो को दीर्घ वृत्त की नाभिलंब की जीवा कहते हैं। अर्थात ये जो CD दिख रहा है और AB दिख रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिलंब जीवा बोलते हैं। अब देखो ये तो इक्वेशन होता है दीर्घ वृत्त का, अभी हमने ड्राइव किया है, तो इसमें हम क्या निकालना है, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं जो AF2 है इसकी लंबाई L है, AF2 अर्थात ये जो दिख रहा है इसकी लंबाई हमने N मान लिया। तब A का निर्देशांक कितना हो जाएगा, A का, तो A का जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा C,L। ठीक है, A का निर्देशांक क्या हो जाएगा, C,L। और हमने क्या किया था, C, आप याद कीजिए C क्या है, तो C उत्केंद्रता में हमने पढ़ा था कि C बराबर होता है AE। ठीक है, तो यहाँ से हम AE रख सकते हैं, AE,L। अब देखो क्योंकि A दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 पर स्थित है, तो इस प्रकार जब हम x के जगह पर AE और y के जगह पर L रखेंगे तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से जो हमारा L का वैल्यू निकल कर आया वो कितना आया, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखो क्योंकि दीर्घ वृत्त y अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, तो देखो एगो की अगर लंबाई बी स्क्वायर अपॉन ए है, अगर हम इसको L मानकर चले थे तो एक की लंबाई अगर कितना है, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये 2 गुना है, यहाँ पर 2 गो है, तो 2 गो है तो 2 से गुना कर देंगे या 2 बार जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो ये क्या हो गया, नाभिलंब जीवा की लंबाई का किस कंडीशन में, जब दीर्घ वृत्त हो तब, एलिप्स हो तब। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे उदाहरण संख्या 9 से लेकर 13 तक। तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी यहाँ तक आज तक आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगले भाग में। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिए और पूछिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।